That's what I think in any event. Right, at the moment with us, I think we have him back with us from the Uddhav Thackeray Sena, our dear old friend, Mr. Sanjay Dwivedi. Sanjay Dwivedi साहब नमस्कार. थैंक यू. जय श्री राम. जय सिया राम. हर हर महादेव. हर हर महादेव. आज अंगारकी की बहुत अंगारकी संगष्टी है. बहुत शुभकामनाएं. ओम श्री गणेशाय नमः. संजय द्विवेदी जी, तो संजय द्विवेदी जी, तो अब लग तो ऐसा रहा है कि असेंबली इलेक्शन में उद्धव जी पक्का वापस आएंगे मुख्यमंत्री के रूप में, लग ऐसा रहा है. देखिए, सबसे जो कठिन चुनाव था देश में लोकसभा का था. जिस तरह से लोकसभा में हम लोगों ने 234, 35, 36 सीटें जीती हैं लोकसभा में, हमारे गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने, ये एक देश की जनता ने, देश के नौजवानों ने, देश की माताओं ने, देश की बहनों ने एक बहुत बड़ा ये आईना दिखाया है कि 10 साल से जो सरकार चल रही थी वो इमरजेंसी की बात करते इंदिरा गांधी की है. मैं तो कहता हूँ साहब, इमरजेंसी ऑलरेडी 10 साल से लगी थी, लेकिन जो इमरजेंसी लगी थी, अब जो ये तीसरी बार माननीय मोदी जी बने हैं, अब इनका अहंकार, इनका जितना अहंकार था, जितनी इनकी वो थी, सब खत्म हो जाएगी. आज स्पीकर, हमारे डिप्टी स्पीकर भी होंगे और हमारे प्रतिपक्ष के नेता भी होंगे, और इस तरह से जो आज स्थितियां बनी है देश में, वो शायद जनता ने बनाई है. ठीक है, सरकार नहीं बना पाई आज इंडिया गठबंधन, कुछ सीटें कम रह गई, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने मैंडेट दिया, जिस तरह से उन्होंने सफलता दी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो, जहां भी दी सफलता, बहुत अच्छी सफलता दी है. विधानसभा चुनाव में तो 100% मैं कह सकता हूँ आपसे कि 200 सीटें लगभग गठबंधन जीतेगा निश्चित. मुख्यमंत्री बनने वाली बात इसलिए मैं नहीं कहता हूँ कि मुख्यमंत्री बनाने का काम जो है, मैं प्रधानमंत्री की तरह नहीं हूँ. उन्होंने प्रधानमंत्री शपथ भी ले ली, और शायद आपको नहीं मालूम होगा कि अभी उनको बीजेपी की जो संसदीय दल है, उसने अभी नेता नहीं चुना. उन्होंने अभी तक मनोनीत नहीं किया. अभी मनोनीत नहीं किया. बताइए कितना बड़ा संविधान को कहां से कहां ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं. महामहिम राष्ट्रपति जी को सोचना चाहिए था कि जब नेता चुना ही नहीं गया संसदीय दल का, तो संविधान की क्या है ये? संविधान कोई मतलब नहीं है मोदी जी के पास, न संविधान कोई मतलब है. हाँ, शपथ जरूर ले लेते हैं, किताब, संविधान की बुक पकड़ किताब ले लेंगे, कभी पैरों में गिर के शपथ ले लेंगे. नाटक पूरा उनका रहता है, क्योंकि उनके नाटक में कोई कमी नहीं आनी चाहिए. लेकिन जो संवैधानिक चीजें हैं, जो संविधान के अनुरूप कार्य होना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं. बस सबसे बड़ा दुख इस देश में यही है. माने तीसरी बार तो बन तो गए, लेकिन जो संवैधानिक ढांचा मजबूत होना चाहिए, जिस तरह से देश चलना चाहिए, आज हम नहीं कह रहे हैं, अब तो आरएसएस वाले भी कहने लगे. जो एक माहौल था देश में पक्ष प्रतिपक्ष का, खत्म हुआ, खत्म कर दिया इन्होंने. क्यों? क्या कारण खत्म करने का? भाई, देश में वोटिंग राजनीति है, यहाँ कोई राजा नहीं बनते हैं. ये आप सोच लो साहब, हम तो प्रजातंत्र को मानेंगे नहीं, हम ही प्रधानमंत्री बने रहेंगे. गलत सोचना है. जहाँ जनता होती है, जनता के पास अधिकार है, लोकतंत्र है, वहाँ इस तरह की. तो संजय द्विवेदी जी, आपसे एक छोटा सवाल पूछना था, पता नहीं इसका जवाब देना चाहेंगे कि नहीं देना चाहेंगे. हो सकता है कि आप ये समझेंगे बड़ा हल्का फुल्का सा सवाल है, लेकिन मेरी समझ में बड़ा गंभीर सवाल है. सर, वो राम मंदिर की छत से पानी टपक रहा है, मतलब ये क्या हो गया? एक छोटी सी बारिश की वजह से? छोटा सवाल नहीं है सर ये. नहीं, छोटी सी बारिश की वजह से पानी टपक. ये छोटी सी बारिश छोटा सवाल नहीं है बॉस, ये बहुत बड़ा सवाल है. उसका कारण मैं बता दूंगा आपसे. मैं चूंकि सिविल इंजीनियर भी हूं जी, मैं उसका कारण बता दूं कि जिस तरह से ढांचा को बनवाया था माननीय मोदी जी ने, उसका कोई लाभ भी नहीं मिला. 6 महीने पहले ढांचा बन भी नहीं पाया, उद्घाटन शुरू कर दिया. तो जो जल्दबाजी में दिक्कतें आई हैं, कास्टिंग के समय आई हो, जिसकी वजह से आई हो, ये वो दिक्कतें हैं. माने बायोडाटा न चला हो, बायोडाटा ढंग से न चलाया गया हो, तो ये जो दिक्कतें आ रही हैं, ये तो हमारे लिए सबसे बड़ा दाग हो गया आज की डेट में. माननीय प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि उन्होंने उद्घाटन किया, उसकी छत छू रही है,
गर्भ गृह पानी आ रहा है। क्या की राम भक्ति है? भारतीय जनता पार्टी की राम भक्ति क्या है? वो तो देश की जनता ने दिखा दिया कि आप राम को आगे करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हनुमान जी को चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नंदी नारायण जी हार गई, हनुमान जी की भक्त थी, वो हार गई चुनाव। तो ये चीज इस तरह की जो भगवानों को आपने जो सड़क पे हनुमान चालीसा करने के लिए कर दिया, राम मंदिर के नाम पे आपने वोट मांगने का एक फार्मूला समझ लिया, नहीं होना चाहिए देश में। अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी ने जब, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी 95 में राम मंदिर मुद्दे को सबसे पीछे कर दिया था। ये राजनीति होती है, ये राजनीति से कहते हैं। तो आज आप कह रहे हैं सब हमने 500 साल बाद राम मंदिर में पूजा अर्चना, अरे आपने थोड़ी ना की भाई। मैं बार बार आप इसी डिबेट में कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, एक केंद्र सरकार को पालने का दायित्व होता है सुप्रीम कोर्ट आदेश को, वो कार्य आपने किया। अब आप जबरदस्ती अपने ऊपर लेके चलने लगे। आपने जो वहां पे जो बन रहा था उसको बनाने में आपने जल्दबाजी की, जिसकी वजह से आज चू रही है, जो सबसे बड़ी मुसीबत है। पूरा विश्व देखेगा कि साहब जिस राम मंदिर का उद्घाटन किया, जिस स्ट्रक्चर को बनाया गया, इतनी बड़ी कंपनी बनाया, आज वो चू रही है। कितना बड़ा हमारे दुर्भाग्य की बात है इस देश के लिए। और सिर्फ ड्यू टू माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, संवैधानिक पद में मुझे नहीं कहना चाहिए, माननीय मोदी जी की वजह से, उनको जल्दबाजी थी। शंकराचार्य मना कर रहे थे कि अभी उद्घाटन मत करिए, पूरा बन जाने दीजिए तब उद्घाटन, लेकिन ना, क्योंकि 15 घंटे जो इतने इनको मिला है, उसमें राम मंदिर जाने के बाद पूरा चैनलों में सिर्फ माननीय मोदी जी के अलावा किसी ने दिखाया। ऊपर से विपक्ष का आरोप लगा रहे थे, विपक्ष वाले शामिल नहीं हुए। ऐसे कार्यक्रम में विपक्ष वाले शामिल क्यों होंगे? क्यों शामिल होंगे? अगर हमको द्विवेदी जी, आज द हॉरर्स ऑफ इमरजेंसी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा इमरजेंसी 1975 भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय। उन्होंने कहा नागरिक अधिकार का निलंबन जिस प्रकार से हुआ, और जिन्होंने जिस पार्टी और जिन लोगों ने इमरजेंसी इंपोज किया, उनको कोई हक नहीं बनता कि वो कहे कि हमको संविधान को बचाना है। संविधान को हाथ में लगकर आपको चिल्लाने का कोई हक नहीं बनता, बिकॉज आपने ही गला घोट दिया था लोकतंत्र का और संविधान का। और आज उद्धव ठाकरे जी उसी पार्टी के साथ हाथ में हाथ रखे खड़े हैं जिसने इमरजेंसी तोपा इस देश को, जिसने लिबर्टी और डेमोक्रेसी को गला को घोट दिया था। तो आपको कोई हक नहीं बनता कि संविधान को बचाओ, संविधान को बचाओ। आप ही ने संविधान को खत्म कर दिया है। द्विवेदी जी, पृथ्वी जी, उद्धव जी माननीय बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं, और हमारे जो हैं वो पक्ष प्रमुख भी हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रमुख भी हैं। माननीय बाला साहब ठाकरे ने, आप स्टडी कर लीजिए या मोदी जी को स्टडी करा दीजिए, बाला साहब ठाकरे ने इमरजेंसी का विरोध नहीं किया था जी, वो इमरजेंसी के पक्ष में थे। करेक्ट, आप पढ़ के देख लीजिए। करेक्ट। तो ऐसा रूल प्रधानमंत्री में शब्द इस्तेमाल करूंगा जिसको ज्ञान नहीं किसी चीज का, सिर्फ अपनी बातें थोपने का अधिकार रखता है, ऐसे प्रधानमंत्री से क्या फायदा? आज 10 साल से क्या चल रहा है देश में? न प्रतिपक्ष का नेता बनने दिया, न उपाध्यक्ष बनने दिया, और जो राजनीतिक दल जिन्होंने आपका विरोध किया, या तो उनको आपने नेस्तनाबूद कर दिया। शिवसेना क्या 30 साल से गठबंधन में थे, हमारी क्या गलती थी? हमने सिर्फ समर्थन न देके कांग्रेस एनसीपी सरकार बना ली, क्या हमने गलत कर दिया? भाई, ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, संविधान आप मानते, संविधान हम मानते हैं। आप अगर पीडीपी से गठबंधन कर सकते हैं, मायावती से गठबंधन कर सकते हैं, नीतीश बाबू से गठबंधन, जनता दल यूथ गठबंधन कर सकते हैं, कि आरजेडी से उनकी सरकार चल रही थी, आपने तोड़ के सुशील कुमार मोदी को आपने मुख्यमंत्री बनाया था। क्यों बनाया था? आप जो कर रहे हैं, आप पार्टियां तोड़ रहे हैं। आज आपने शिवसेना एनसीपी की पार्टी तोड़ दी, चुनाव चिन्ह ले लिया, लेकिन क्या वो जनता ने क्या कहा? जनता ने क्या दिखा दिया? तो ये क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, ये इमरजेंसी नहीं है क्या? इसको हम इमरजेंसी नहीं कहेंगे कि चुनाव भी किया, ईडी भी की हुई है, सीबीआई भी की हुई है। आज ईडी सुबह से कैसे पहुंच गई, और क्या तुम ईडी नहीं पहुंच पाती है? आज जमानत कैंसिल करने के लिए ऑर्डर भी नहीं मिला, और ईडी हाईकोर्ट में है, हाईकोर्ट में खड़ी है। भाई क्यों? तो क्या है ये इमरजेंसी है सर, इमरजेंसी इसे कहते हैं।
वो तो चलिए इमरजेंसी थी, ये क्या है कि आप केजरीवाल जी को बाहर लाने में आपको दिक्कत हो रही है, आप बाहर नहीं लाना चाह रहे हैं, जबकि कोर्ट कह रही है कि आपके पास सबूत नहीं है, आप एक सबूत नहीं दे पाए जिससे केजरीवाल को अंदर रख सके, या शराब घोटाले में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसमें इनको अंदर रखा जा सके। कब तक आप सबूत देंगे हमको? तो ये इमरजेंसी सर आप लगाए हुए हैं, माननीय मोदी जी इमरजेंसी लगाए हुए हैं और कोई नहीं लगाए। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसके हमारे बहुत से लोग बुजुर्गों ने हमसे कहा कि बहुत सही टाइम इमरजेंसी लगी थी, कम से ट्रेनें सही टाइम में चलने लगी थी, लोग समझ गए थे कि नहीं राइट टाइम चलना पड़ेगा, लोगों ने पढ़ाई भी की है। तभी 1970 में इंदिरा गांधी पुनः आ गई थी। क्यों पुनः आ गई थी भाई? आप रोक लेते उनको। अगर जनता इतनी नाराज थी तो दोबारा क्यों जनता ने चुना उनको? मैं तो मोदी से सवाल पूछता हूँ। या जिसको मुलायम सिंह को आपने पद्मश्री दिया, जिनको आप गाली देते थे कि साहब इन्होंने हिंदू राम भक्त मरवा दिए, पद्म भूषण क्यों दिया? आप कहते हो कि साहब हम उनको मानते हैं, लेकिन आप किसी भारत रत्न नहीं दे पा रहे। तो क्या चीज है ये? तो ये सब दिखावे की चीजें हैं प्रदीप जी, बजाज जी, ये सब इनका जनता को गुमराह करने की बात है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि जो आपातकालीन 18 महीने के लिए लगाई गई थी, वो आपको याद है 18 महीने के लिए लगाई गई थी, घोषित आपातकालीन स्थिति थी, उसके बाद उसको वापस लिया गया और चुनाव कराए गए। अगर मिसेस गांधी चाहती तो इमरजेंसी कंटिन्यू कर सकती थी, उन्होंने वापस ले लिया, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था अनाउंस करने के लिए, उन्होंने इमरजेंसी वापस ली, उसके बाद चुनाव कराए, 1977 में हार गई और 1980 में पूर्ण बहुमत के साथ वापस आई। मतलब लोगों में जो नाराजगी थी, लोगों ने पहले उनको सजा दी और उसके बाद उनको माफ कर दिया। खड़गे साहब कहते हैं कि अभी जो चल रही है वो अघोषित इमरजेंसी है, ऐसा उनका कहना है। यही मैंने भी कहा सर, आप प्रदीप बजाज जी, ये अघोषित है। अब केजरीवाल को आप ईडी कैसे पहुंचे सुबह सुबह? आप जेल से नहीं निकलने दे रहे हैं, क्या मतलब इसका है? आपने चुनाव के समय आप उनको जेल में डाल दिया, जबकि कोर्ट ने कहा, जजमेंट में है कि आप कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं। तो ये अघोषित इमरजेंसी है, ये पूरा देश मान रही, जनता मान रही है। तभी जनता ने जो कहते 400 पार 300 भी नीचे डाल दिया और इनकी 240 कर दी। लेकिन द्विवेदी जी एक चीज बताइए, हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब जो हैं वो भी बीजेपी से पीड़ित थे, आपको याद होगा, वो रोते हुए उनकी वीडियो भी चली थी, उन्होंने इनफैक्ट न जाने क्या कुछ बोला था मोदी जी के बारे में भी, याद है मुझको 2015 या 2016 की बात है। नीतीश कुमार साहब जो हैं वो भी एक गैर सांप्रदायिक ट्रेडिशन से आते हैं, परंपरा से आते हैं, तो कब तक चलेगा इनके साथ, ये बताएं। देखिए नीतीश बाबू जी के लिए मैं एक बात कह देता हूँ, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, बुजुर्ग हैं, आज जो गठबंधन इंडिया गठबंधन बना है वो तो नवीन पटनायक जी के पास भी गए थे, लेकिन वो शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने आज कह दिया कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। बहुत धन्यवाद उनको, शुभकामनाएं उनको, आज वो उनकी समझ में आ गया। तो माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो इंडिया गठबंधन का पूरा ढांचा तैयार किया था, मीटिंगें की थी और उन्होंने कहा 70-80 सीटें हम हरा के उनको मानेंगे। जो पौधा उन्होंने लगाया, आज पौधा इतना अच्छा बन गया है। आप देखिए मेरी बात, आज उस पौधे को माननीय नीतीश कुमार जी ने लगाया, उनकी क्या मजबूरी है? देखिए राजनीति में किसकी क्या मजबूरी है? जो जितने हमारे विधायक चले गए टूट के, जो हमारे सांसद गए, उनकी मजबूरी थी। आज प्रभु पटेल के ऊपर जो केस चल रहा था 300 करोड़ रुपए का, जो था दाज के किसी गैंग के नाम लेके उनकी संपत्तियां जो बंद सीज की गई थी ईडी द्वारा, वो खोल दी गई, हटा दी गई। क्यों? कि वो बीजेपी में है। तो ये चीजें जो हैं, ये आप देखिए इनको जरा सा। तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी वो भी इस चीज को जानते हैं जी। और मैं तो चाहता हूं कि उनकी समझ में आ जाए कि ऐसे घर में क्यों बैठे हो जहां डर डर के आपको रहना पड़ रहा है। आप ऐसे घर में आइए जहां स्वच्छंद होके आप कपड़े पहनिए, घूमिए, टहलिए और जो आप जनता की सेवा करिए। आज जनता की सेवा आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऊपर मोदी जी का दबाव है। तो ऐसी जगह आप क्यों रहने से कोई फायदा नहीं है। आप निकलिए वहां से और आइए और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए और इसमें आके रहिए। मैं तो बार बार अपील कर रहा हूँ
क्या उनको बात वहां है। से निकल जाना चाहिए। विकास भी है और विरासत को भी संभाला है मोदी जी ने। मोदी जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी 800 साल के बाद जिस प्रकार से पुनर्निर्माण करके पूरे देश ने, पूरे दुनिया को उन्होंने एस्टेब्लिश करके दिया कि संकल्प और संकल्प से सिद्धि तक, जो नया स्लोगन है संकल्प से सिद्धि तक, विकास भी और विरासत भी। अयोध्या तो अब बात किया, काशी मथुरा हर चीज। अभी जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये तो कर दिया, महाराष्ट्र में पोर्ट बना दिया, 1 मिलियन जॉब क्रिएट करेंगे, 1 मिलियन जॉब क्रिएट करेंगे। पालघर में है पोर्ट, वो काम चल रहा है। द बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया एंड वन ऑफ द 10 बिगेस्ट पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। और विंड एनर्जी आप बात करो, विंड एनर्जी में 2-3 प्रोजेक्ट्स। तो जो विकसित भारत के सपने लगातार काम चालू है। द्विवेदी जी, विरासत भी संभाला है, विकसित भारत के सपने भी देख रहे हैं मोदी जी। विरासत भारत के सपने 2047 तक देख रहे थे। वो तो 300-400 सीटें नहीं है, तो देश को भी दिखा रहे 2047 तक के सपने। जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री होते, चल भी नहीं पा रहे थे, सत्य चल रहे होते और सपने दिखा रहे होते। सपने दिखाने के अलावा माननीय मोदी जी ने क्या किया है? 2014 में नारा था 2 करोड़ नौकरी पर यार, 15 लाख, तमाम नारे थे जो आप जानते हैं। 2019 में भ्रष्टाचार मिटाना है, भ्रष्टाचार तो मिट गया, लेकिन भ्रष्टाचार मिटा तो इनकी पार्टी सब आ गया। पूरा भ्रष्टाचार तो पार्टियों ने मिटाया। जिन पार्टियों को उन्होंने भ्रष्टाचारी कहा, उन्हीं पार्टियों को आदमी लेके अपने साथ शामिल किया, उनको मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया, भ्रष्टाचार मिटा दिया इन्होंने। तो ये भी तरीका है। राम मंदिर 500 साल से पूजा नहीं हुई थी, 500 साल से पूजा नहीं हुई थी, उन्होंने पूजा की। अब नालंदा विश्वविद्यालय 800 साल से कुछ नहीं हुआ था। ये सब चौचलेबाजी से देश नहीं चल रहा। देश चलना है महंगाई खत्म करके, पेट्रोल और डीजल के दाम खत्म करके, बेरोजगारी दूर करके, संविधान की इज्जत करके, लोकतंत्र को इज्जत करके, लोकतंत्र को बचाने की काम करने के बाद संविधान को बचाइए। संविधान ऐसा नहीं है कि आपको बीजेपी ने चुना नहीं। बीजेपी के बेचारे जो सांसद थे 240 वो तो मुंह देखते रह गए, कब हम चुनेंगे नेता, और नेता पहले ही चुन के चला गया। तो ये संविधान की जो संविधान में चलते चलते अब ये बता दें, आज की तारीख में महाराष्ट्र में एक और बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया है सबके सामने, भले ही सरकार इसको नजरअंदाज कर रही हो। आज की तारीख में ओबीसी वर्सेस मराठा एक दरार पैदा हो गई है और दोनों के बीच में काफी दुश्मनी हो गई है। इस विषय के बारे में क्या करेंगे सर आप बताइए, क्योंकि आप भी महाराष्ट्र का हिस्सा हैं। बोलिए सर। देखिए, हमारे माननीय पक्ष प्रमुख जी उद्धव ठाकरे जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, बराबर उन लोगों से जुड़े हुए हैं और निश्चित है कि सरकार जब हमारी बनेगी तो, चूंकि ये तो पूरा नहीं कर पाएंगे। मैंने पिछले डिबेट में कहीं बैठा था, उस चैनल पे भी मैंने बात कही कि ये मुद्दा जो है ये राम मंदिर की तरह मुद्दा इनके लिए रहेगा कि चलने दो। निश्चित जान लीजिए कि इसके विषय में माननीय उद्धव ठाकरे जी कोई निर्णय लेंगे, एनसीपी लेगी और हमारी कांग्रेस, तीनों लोग बैठ के इसके विषय में निर्णय लेंगे और ये मुद्दा निश्चित सॉल्व होगा। लेकिन मैं एक अपील जरूर करना चाहूंगा दोनों लोगों से, कृपया शांति बनाए रखें, कोई ऐसा हिंसक आंदोलन न करें जिससे कोई जान माल की हानि हो। आपकी दोनों की मांगे जायज हैं। जब ये सरकार अगर नहीं करती है तो जो आने वाली सरकार है इस पर निश्चित विचार करेगी ये सरकार और इसकी बिल्कुल कोई ना कोई कड़ी निकाल के आप लोगों को देगी। लेकिन शांति बनाए रखें, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें, ये मेरा सबसे अपील है। Right, thank you very much, sir. Sanjay Dwivedi ji, always a pleasure talking to you. So nice of you, sir. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश, जय महाराष्ट्र। आज अंगार की संकष्टी भी है, उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार सर। श्री गणेश। But I hope somebody comes up and says to both these guys, hey, listen, just have some patience, all right? Because otherwise, it's taking a violent and ugly turn. प्रदीप जी, it will go out of hand. It will really and truly go out of hand. ये ओबीसी और मराठा का जो मसला है, हिंसा भड़क सकती है साहब बहुत बुरी तरीके से। महाराष्ट्र में न जाने क्या कुछ हो जाएगा, अनर्थ हो सकता है यहाँ पे। लेकिन I don't really know what these guys are up to. महाराष्ट्र was never like this. महाराष्ट्र में कभी पहले ऐसा नहीं हुआ है। ये And senior ministers like छगन भुजबल जी, जी, जंग लगी तलवार को अब दार लगाना होगा।
this is very provocative. जी Now, बिल्कुल। what happens? The people on the ground, on the various villages में जो OBCs, मराठास एक दूसरे को देख रहे हैं, and तलवार की बात करें आप, जंग लगी तलवार को धार कराना हो। सर अगर प्रदीप जी अगर दोबारा वही सूरत हाल बन गई, जब आपको याद होगा हर गांव में लोगों ने नेताओं की एंट्री बंद कर दी थी, वो चालू हो अलग अलग वापस